बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है पंक्चुएशंस। वैसे तो इंग्लिश स्पीकिंग में इनका कोई भी काम नहीं है, लेकिन जब हम इंग्लिश राइटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर पंक्चुएशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि पंक्चुएशंस बेसिकली हैं क्या। जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, यानी जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग बता देता है कि हम किस वक्त क्या बात कहना चाहते हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं। वो चीज़ बता देती है कि आपके उस वक्त इमोशंस क्या हैं। लेकिन जब आप उसको रिटन फॉर्म में देखेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि इस वक्त जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उसकी इस सेंटेंस से क्या मुराद है या फिर वो किस कैफियत में इस लाइन को लिख रहा है। मतलब उससे हमें इमोशंस का पता नहीं चलता। तो पंक्चुएशंस बेसिकली वो सिंबल्स हैं जो कि फीलिंग्स या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं इन रिटन फॉर्म। तो सबसे पहली जो पंक्चुएशन है वो है हमारे पास फुल स्टॉप, या फिर इसे हम पीरियड भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली फुल स्टॉप कहा जाता है। फुल स्टॉप एक डॉट है जो कि किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट होने पर जब हमारी बात मुकम्मल हो जाती है तो हम वहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो भी हमारा सेंटेंस है, जो भी जुमला है, जब उसमें मजीद किसी बात को कहने की या फिर किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं रहती और हम उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, बात मुकम्मल हो जाती है, वहाँ पर फुल स्टॉप को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आई वॉज वर्किंग एट होम, फुल स्टॉप। क्योंकि मैंने एक पूरी बात कही है, आई वॉज वर्किंग एट होम, मैं घर पर काम कर रही थी, तो मैंने अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद वहाँ फुल स्टॉप लगाया है। जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर जब भी हम कोई भी पूरा सेंटेंस कहते हैं उसके बाद हमें एक पॉज लेना होता है, जिसकी मीनिंग ये होती है कि बात अब मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पंक्चुएशन है, क्योंकि जब भी हमें कोई सवाल पूछना होता है तो हम उसके एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इन रिटन फॉर्म। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश राइटिंग की, तो वहाँ पर जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं, कोई हमारी क्वेरी होती है, तो उसको लिखने के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, जिससे पढ़ने वाले को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो जो हमारा स्टाइल है, जो अंदाज है, वो इस बात को बताता है कि इस वक्त हम सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरह मैं कहूँ व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह की चीज़ें जो होंगी, जो अल्फाज बताएंगे, जो हमारा अंदाज बताएगा, वो उससे पता चल जाएगा कि ये सवाल है। लेकिन जब हम उसे लिखेंगे तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है जब भी हमें किसी भी तरह का सवाल करना है। नेक्स्ट पंक्चुएशन को देखते हैं जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक सिंगल लाइन है जिसके नीचे हम एक डॉट लगाते हैं। इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क की रिप्रेजेंटेशन होती है। जब भी हमने अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है तो वहाँ हम अपनी राइटिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। जब भी हमें बहुत ज़्यादा उदासी को, एस्टॉनिशमेंट को, या फिर हैप्पीनेस को, हैरानगी को, खुशी को, गम को, जैसे भी जिन भी चीज़ों को, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, स्टेट है, उसे एक्सप्रेस करना होता है अपनी राइटिंग में, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। इसके लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिस तरह मैं खुशी में लिखूँ वाओ, एस्टॉनिशमेंट में भी लिख सकते हैं। इस तरह जो है वो दुख में लिखा जाता है। अलास भी हम दुख में लिखते हैं। तो इन वर्ड्स को लिखने के बाद हम यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस है वो लिख देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन जो है वो हमारे पास है कॉमा। कॉमा यूज़ होता है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं वैसे तो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कॉमा यूज़ होता है जब हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते, बात अधूरी होती है और उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। बात अगर बड़ी है,
एक सेम टॉपिक से रिलेटेड आप डिफरेंट आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं विद इन वन सेंटेंस, तो फिर वहाँ पर आप कॉमा को यूज़ करते हैं। अगर कोई ऐसी बात है जिसमें आपने एक सेंटेंस कह दिया लेकिन अभी भी आपकी कोई बात बाकी है, तो आप हाफ सेंटेंस लिखने के बाद उसमें कॉमा यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको कंप्लीट करके फुल स्टॉप लगाएंगे। और कॉमा जो है वहाँ पर हमने थोड़ा पॉज देना होता है, जिस तरह से हमने फुल स्टॉप में जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो फुल स्टॉप आने पर हम थोड़ा पॉज देते हैं, तो उसका हाफ टाइम अगर हम लगाएंगे तो कॉमा जब भी आए तो वहाँ पर हमने पॉज देना होता है कि फुल स्टॉप का हाफ टाइम आपने पॉज करना होता है जब बात हो रही है कॉमा की। जब भी हम इंग्लिश राइटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉमा का यूज़ बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ को शो करता है, यानी आप अगर एक सेम थिंग से मुतालिक आपके अलग अलग आइडियाज़ हैं तो उनको आप लिख कर कॉमा के ज़रिए से शो कर सकते हैं विद इन दी सेम सेंटेंस। उसके बाद ये नंबर्स को, डेट्स को और सैल्यूटेशंस को शो करने के लिए भी यूज़ होता है। नंबर्स किस तरह आपने देखा होगा कि हम जब मैथ्स में लिखते हैं तो हम 1 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2, फिर कॉमा 3, कॉमा 4। अगर हम सेट्स बनाते हैं तब भी वहाँ पर यही होता है कि हम कॉमा लगा लगा के अपनी जो नंबर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कॉमा जो है वो डिफरेंशिएट करता है कि 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2, 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 3। अगर हम इस तरह लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो मे बी वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएं और हम उसका कोई और सेंस ले लें, इसलिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। नंबर्स को शो करने के लिए डेट्स में भी कॉमा को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सैल्यूटेशंस होती हैं, जब जिस तरह हम लिखते हैं कि डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैडम, उसके बाद जब हम कॉमा लगाते हैं तो उसे सैल्यूटेशन कहा जाता है। फिर अब हमारे पास इसका जो थर्ड यूज़ है वो है यूज बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विच जॉइंट्स द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। यानी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मौजूद हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? क्लॉज हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब मौजूद होगा वो एक क्लॉज बना देता है, और जब हमारे पास उसका कंप्लीट सेंस आ रहा होता है, यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही मौजूद होकर हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह देते हैं। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता तो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कह देते हैं। और ये हैं 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिपेंडेंट क्लॉज की, कि जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इस पे भी हमने एक पूरा लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। कंजंक्शंस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? बट, यट, सो, फॉर, इस तरह के जो भी अल्फाज हैं जो कि दो आपस में जुमलों को ज्वाइन कर रहे हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इसमें जब भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और उनके दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तो उससे पहले हमने यूज करना है कॉमा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, वी वेंट टू मार्केट, कॉमा बट। बट जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया और यहाँ इससे पहले कॉमा यूज किया। बट द शॉप्स वर क्लोज्ड। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिनको बट ने आपस में ज्वाइन किया है और इससे पहले हमने कॉमा यूज किया है। तो ये यूज है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, किस तरह हम कॉमा को यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका यूज है यूज आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज। जब भी एक ऐसा सेंटेंस हमारे पास मौजूद है जहां पहले डिपेंडेंट क्लॉज आएगी और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज का तो इंडिपेंडेंटली अगर हम उसे सेपरेटली देखें तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनता। जब भी हम डिपेंडेंट क्लॉज को देखेंगे तो वहां पर उसके बाद कॉमा लगाना है और उसके बाद ही पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो भी सेंटेंस है वो लिखा जाएगा। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड। इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि बिफोर गोइंग टू बेड ये कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, बिफोर गोइंग टू बेड
कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे यू शुड वॉश योर फेस। तो इस तरह से एक डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लॉज ने मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमने कॉमा यूज किया। नेक्स्ट पंक्चुएशन है हमारे पास सेमीकोलॉन। सेमीकोलॉन का साइन ये है कि एक डॉट और उसके नीचे एक कॉमा जब हम लगाते हैं तो वो कहलाता है सेमीकोलॉन। सेमीकोलॉन यूज होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में एक साथ ज्वाइन करवाने के लिए। प्रीवियसली हमने ये पढ़ा कि जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद होता है तो वहां हम कॉमा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग इनको ज्वाइन करने के लिए सेमीकोलॉन का यूज करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। सम स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड द प्रेजेंटेशन ऑन द प्रोजेक्टर सेमीकोलॉन अदर्स प्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड। तो हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक साथ मिला लिया विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलॉन। अब नेक्स्ट पंक्चुएशन है कोलॉन। कोलॉन में ऊपर नीचे हम दो डॉट लगाएंगे, ये इसका सिंबल है। ये यूज होता है कोटेशंस को, एक्सप्लेनेशंस को, एग्जाम्पल्स को या फिर सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अक्सर आपने नोटिस किया होगा जिस वक्त हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज की अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूं तो यहाँ पर मैं कोलॉन का साइन लगाऊंगी। ये साइन क्यों यूज होता है कि हम लोगों ने ये बताना होता है कि अभी बात जारी है और मजीद जो भी हमें सीरीज बतानी है, कोई भी अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स का हूं तो मैं कोलॉन लगाकर उसके बाद लिखूंगी दे आर फॉलोइंग, दे आर एज फॉलोइंग, और फिर कोलॉन लगाकर मैं लिखूंगी फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, इस तरह लिखूंगी। तो जब भी हमने कोई भी चीज दिखानी होती है, कोई भी लिस्ट बतानी होती है, तो फिर हम कोलॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन है डैश। डैश का साइज थोड़ा बड़ा होता है और दूसरा हमारे पास है हाइफन। हाइफन भी डैश है लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। बेसिकली डैश जो है वो रेंजेस को बताने के लिए यूज होता है, जैसे कि 2019 टू 2022, तो इनके दरमियान में हमने डैश यूज किया है। डेट्स को, रेंजेस को, ईयर्स को बताने के लिए हम डैश यूज करते हैं, जबकि हाइफन जो है वो यूज होता है दो ऐसे अल्फाज को मिलाने के लिए कि फिर वो एक कंपाउंड वर्ड बना दे, एक बड़ा वर्ड बना दे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है वेल नोन, इनके दरमियान में मैंने हाइफन यूज किया है। नेक्स्ट पंक्चुएशन है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इस तरह के इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ कॉमा लगाएंगे और जब एंड करेंगे तो यहाँ कॉमा लगाएंगे। तो इन कोटेशन मार्क्स को हम किस तरह यूज करते हैं? जब भी हम किसी की कही हुई बात को उसके वैसे के वैसे अल्फाज में उतारते हैं, इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि इमिटेट करते हैं, मतलब जिसने जो कहा है उसके वैसे का वैसे अल्फाज को लिखते हैं, तो वहां पर हम कोटेशन मार्क्स को यूज करते हैं। बेसिकली जो कोट्स होते हैं, हमने देखा है अक्सर चीजों में जो कोट्स लिखे होते हैं, कोट हम किसी भी तरह की ऐसी बात को कहते हैं जो बहुत ही कम अल्फाज में बहुत बड़ी मीनिंग देती हो, तो उसे हम कोट कहते हैं। तो उन कोट्स को जब हम लिखते हैं तो वहां पर हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं कि इनके दरमियान में वो तमाम वर्ड्स आ जाएंगे और हम इनके स्टार्ट पर और एंड पर इन्वर्टेड कॉमा की यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी कुछ इस तरह का एक कॉमा होता है ऊपर की तरफ। ये यूज होता है दो चीजों के लिए, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स, यानी कि चीजों को, अल्फाजों को जब हम राइटिंग में, क्योंकि अब जो लैंग्वेज है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है, तो हम अल्फाजों को जब कॉन्ट्रैक्ट कर दें, जिस तरह मैं आई एम को लिख सकती हूँ आई कॉमा एम, आई, और आई हैव को लिख सकती हूँ आई कॉमा वी, आई। इस तरह के जो अल्फाज हैं जब जिन्हें हम प्रिसाइज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर कॉमा यूज होता है। इट शोज कि ये जो वर्ड है ये हमने हाफ किया है, प्रिसाइज किया है, इसमें मतलब मजीद अभी कोई ना कोई स्पेलिंग है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पजेसिव केस में यूज होता है कॉमा, जब हम किसी की, पजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, यानी किसी की कोई ना कोई मिल्कियत हो उसको शो करें, तो वहां पर भी हम ये कॉमा यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इट्स माइन, ये मेरी है, कोई भी चीज हो। और उसके बाद हम कह सकते हैं मुस्कान पेन, तो मैं यहाँ पर
कॉमा लगाकर पेन लिखूंगी, क्योंकि उसमें ये पोजेशन शो हो रही है कि जो पेन है वो मुस्कान का है। तो जब भी हम पोजेशन को शो करेंगे तो कॉमा यूज करेंगे, और वर्ड्स को कंट्रैक्ट करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। आज का ये पूरा लेक्चर था जिसमें हमने पंक्चुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, जो कि इंग्लिश राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पंक्चुएशंस के यूज़ को सीखें। और ये हर तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम में भी हम पंक्चुएशंस को सीखते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हम पंक्चुएशंस को सीख रहे होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।